बहुत टेंशन है सर, बहुत ज्यादा टेंशन है। टेंशन इसकी है कि अगर इलेक्शंस में मोदी गवर्नमेंट रीइलेक्ट नहीं होती है तो क्या स्टॉक मार्केट्स नीचे गिरेंगे। टेंशन इसकी है कि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का क्या करें, क्या पहले कुछ ध्यान में रखना है। टेंशन इसकी हो रही है कि गवर्नमेंट और स्टॉक मार्केट का बीच का रिलेशन समझना है। वेल, आपको पता है ना क्या है, गोयला मोहब्बत यू। तो आप टेंशन मत लो, अपने दिल पे इतना स्ट्रेस मत डालो यार, स्ट्रेस को छोड़ो। गोयला आपको सब आसान भाषा में समझाने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपका एक माइंडसेट फिक्स करेगी अबाउट द गवर्नमेंट एंड ये इश्यूज गवर्नमेंट और स्टॉक मार्केट्स को लेके ना आपके पास दोबारा नहीं होंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना, बिकॉज ना फैक्ट्स और डेटा तो आपको पता है, गोयला तो आपको पूरा देगा ही देगा, बट मैं आपको बहुत चीज लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं विद इन दिस वीडियो इटसेल्फ। अब गवर्नमेंट और स्टॉक मार्केट का रिलेशन डायरेक्ट कुछ नहीं है, एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। कोई कभी भी आपको पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा ही। स्टॉक मार्केट्स ऊपर कब जाते हैं? जब स्टॉक मार्केट्स में डिमांड ज्यादा हो, लोग खरीदने वाले ज्यादा हो, सेलर्स कम हो, तो शेयर्स की प्राइस ऊपर जाएगी, शेयर्स की प्राइस ऊपर जाएगी, इंडेक्स की प्राइस ऊपर जाएगी। सिंपल फंडा। जो डिमांड हमें बढ़ानी है स्टॉक मार्केट में, वो कौन बढ़ाता है? सबसे पहले हो गए FIIs, जो बाहर से पैसा डालते हैं, हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, देश के मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद हम खुद रिटेल इन्वेस्टर्स, जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट्स ऊपर जाते हैं। अब FIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स को एक सरकार से क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होता है कि सरकार स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि सरकार बनी, 1 साल बाद टूट गई, 2 साल बाद टूट गई। सरकार शुड बी स्टेबल। सेकंड चीज, दे वांट द गवर्नमेंट शुड बी इन मेजॉरिटी। ये हर डेमोक्रेसी में होता है। अगर किसी डेमोक्रेसी में देखोगे, आप भारत को ले लो यार, बिफोर द मोदी गवर्नमेंट जब कोई क्लियर मेजॉरिटी में नहीं था तो बिल्स ही पास नहीं होते थे। वो एक्शन गवर्नमेंट ले नहीं पा रही है, कभी कोलिशन टूट रहा है, कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हाट डू अस इन्वेस्टर्स वांट? कि सरकार है जो मेजॉरिटी में हो। एंड थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज, कि उस सरकार का ऑब्जेक्टिव शुड बी टुवर्ड्स ग्रोथ इन इकोनॉमी। उनके पॉलिसीज शुड बी टुवर्ड्स ग्रोइंग द इकोनॉमी। अगर ये तीनों फैक्टर्स एक गवर्नमेंट पूरी कर रही है ना सर, रिटेल इन्वेस्टर्स हो चाहे FIOs हो, वो मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। अब वीडियो आगे बढ़ने के पहले ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ देख सकते हो, सबसे लॉन्ग लास्टिंग प्राइम मिनिस्टर आज तक है जवाहरलाल नेहरू। अब इफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विंस द कमिंग इलेक्शन इन 2024, तो नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ देंगे टू बी अ प्राइम मिनिस्टर फॉर इवन लॉन्गर डेज। और अगर मोदी गवर्नमेंट अगला इलेक्शन भी जीत जाती है, जो 2031 में होगा, तो नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे एंड ही विल बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। अब उससे पहले मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, ये डिस्कस करते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उनका क्या टेक है इलेक्शंस को लेकर। तो शुरू करते हैं जेफरी से। ये स्टेटमेंट दिया था क्रिस वुड ने, जो जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजी है, विच इज अ बिग 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 पोस्ट। वो ये बोलते हैं कि देखो यार, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे एप्पल को आप ले लो, दे वांट टू शिफ्ट द प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू अनदर कंट्री ऑल्सो। वो सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। और दिस समथिंग जो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल रिलेशन चाइना से अच्छे नहीं है, तो दे वांट टू लोअर द डिपेंडेंस ऑन चाइना। आने वाले 25-30 सालों में जो मैक्सिमम डिमांड आएगी ना, वो भारत से आएगी। इट इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, सब उसको फोकस कर चुके हैं, बिकॉज हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है। क्यों? बिकॉज हमारी पॉपुलेशन यंग है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड यहाँ बहुत ज्यादा है। अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एडवांटेजेस क्या है? कि वो भारत में ही मैन्युफैक्चर करें। अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो इंडियंस को सर्विस कर पाएंगे, एंड दैट टू एट अ चीपर कॉस्ट। गवर्नमेंट उनको बेनिफिट भी देगी, उनके तो एडवांटेज में यही है। तो क्रिस वुड ये बोलते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, अगर वो वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया जैसे कंट्रीज के अगर इंडिया 70 to 80% भी आ जाए ना, मेजॉरिटी ऑफ द MNCs विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन दिस कंट्री। हमारे देश में मैन्युफैक्चर होगा। इमेजिन टू द अमाउंट ऑफ जॉब्स जो हमें मिलेंगे, कि मार्केट्स कितना अच्छा कर सकते हैं। एफसी स्टेटमेंट में लिखा रहा है कि इस पूरी चीज को एक बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि इफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज नॉट री-इलेक्टेड, तो इनकी पॉलिसीज ब्रेक हो सकती हैं। एंड वो तो ये भी कोट करते हैं दैट 2004 में व्हेन बीजेपी गवर्नमेंट लॉस्ट, मार्केट्स गॉट करेक्टेड बाय 20%, बट इन ऑल फेयरनेस मार्केट्स 20% से नीचे आए थे, बट उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा ऊपर चढ़ भी गए थे। मैं आपको बताऊंगा क्यों, आप वीडियो एंड तक देखते जाओ। तो जेफरीज ये बोल रहा है कि इफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड, आवर मार्केट्स कैन कम डाउन बाय स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ 25%। भाई साहब 25%
बहुत होता है। Now Jeffries predicts that if Prime Minister Narendra Modi's party loses national elections next year, then the Indian stock markets will suffer. फिर आता है मॉर्गन स्टैनली, सेम चीज वो एको कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज नॉट री इलेक्टेड, अगर पॉलिसीज में जो ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज में ब्रेक आएगा, तो मार्केट्स कैन करेक्ट बाय 30%। और सिर्फ बाहर के फाइनेंशियल हाउसेस नहीं बोल रहे, इंडियन फाइनेंशियल हाउसेस, जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज ये बोल रहे हैं मार्केट की प्रेफरेंस क्या है, सेंटिमेंट क्या है, दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शुड गेट री इलेक्टेड। अगर नहीं होंगे री इलेक्टेड, markets will come down. प्रभुदास लीलाधर ग्रुप सेम चीज बोल रहे हैं, if नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड, markets will come down. अब इसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आपको देखनी है ना, वो है परसेप्शन। और ये परसेप्शन शायद आपके अंदर भी है कि if नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज नॉट री-इलेक्टेड इन 2024, markets will come down. By the way, अगर आपका ये परसेप्शन है ना, I want you to write in the comment box, because ये परसेप्शन मैं आपको एंड में बताऊंगा कैसे मैटर करता है, और ये बड़ा अच्छा सोशल एक्सपेरिमेंट होगा। कितने लोग ऐसा फील करते हैं that if मोदी गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड, markets will come down? तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना, do you agree with this or not? अब कंक्लूजन में जाने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 9 साल में 2014 से ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से सब फाइनेंशियल हाउसेस उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो पहले वो समझते हैं। सबसे पहले चीज है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था ना, आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन एग्री कि जीएसटी की जो इंप्लीमेंटेशन थी, इट वाज नॉट गुड एट ऑल। देयर वाज सेवरल कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था, एंड स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, सीएस, बिजनेसमैन, इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी बिकॉज कुछ रूल चेंज हो रहा है, कभी ये अमेंडमेंट हो गया, कभी ये वो रूल निकाला, फिर ये रूल रिवर्स हो गया, मैसिव कंफ्यूजन, राइट? और अगर आप बिजनेसमैन या सीईओ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इफ यू आर एग्रीइंग विद मी ऑन दिस। बट ऑन द सेम हैंड, इस गवर्नमेंट ने जीएसटी को इतना स्मूथ कर दिया, इतना बढ़िया कर दिया है कि बिजनेसेस के लिए फायदेमंद यही है कि वो जीएसटी लूप में आ जाए। जीएसटी लूप में आएंगे, उनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, और जब कोई बिजनेस जीएसटी लूप में है, आप इसका एडवांटेज देखो सर। एडवांटेज सबसे पहले क्या होगा, गवर्नमेंट के जीएसटी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएंगे, बिजनेसेस रेगुलेट होंगे, और जब गवर्नमेंट बिजनेसेस से अच्छा टैक्स ले पाएगी, तो मिडिल क्लास को भी टैक्स पर रिलीफ मिलेगा ना। तो बहुत जरूरी है कि बिजनेसमैन बिजनेसेस टैक्स दें, और जीएसटी इज अ फैंटास्टिक थिंग फॉर दैट। और ये आपको डेटा बता रहा है, आप अप्रैल को देख लो, अप्रैल 2023 ईयर ऑन ईयर जीएसटी कलेक्शन रोज बाय 12%, और हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ ऑफ 1,87,000 करोड़। इट इज क्रेजी, ये नंबर्स ही क्रेजी हैं। और लुक एट दिस ग्राफ, आने वाले टाइम में इट इज प्रेडिक्टेड कि जीएसटी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में ही बढ़ता जाएगा, और अगर और बिजनेस यहाँ मैन्युफैक्चर करने आ गए, तब तो सर बल्ले बल्ले। सेकंड आता है डिजिटलाइजेशन, और भाई साहब दिस इज फ्रिकिंग अनबिलीवेबल। मतलब गोयला को तो आज तक यकीन नहीं होता है कि भारत इस लेवल पे डिजिटलाइज हो गया है। जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपसे 2010 में बोलूं कि भारत एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि सब मोबाइल पे पैसे रखेंगे, कैश को कैरी करना पसंद नहीं करेगा, आप बोलोगे भाई क्या बकवास कर रहे हो यार। उस समय तो कॉन्सेप्ट ई वॉलेट का वाज रिडिकुलस। उस समय तो अमेज़न से ऑर्डर करने का आइडिया वाज आल्सो रिडिकुलस कि तुम इतना महंगा मोबाइल फोन बिना देखे ऑर्डर कर रहे हो। पर अब कितना चेंज हो गया यार। एंड एक मेन चीज आती है यूपीआई। इट इज क्रेजी। एक रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाले, सब्जी वाले, ये तक यूपीआई एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब आज तो ये टाइम आ गया कि वो आपको बोल देंगे सर मुझे कैश नहीं लेना, आप मुझे यूपीआई में ही पैसे दो। इट इज ब्रिलियंट। ब्लैक इकोनॉमी कितनी कम हो जाती है, हमारे लिए कितना ईज हो जाता है, टैक्स कलेक्शन कितना बेटर होता है। इट्स क्रेजी। मतलब दीज आर द यूपीआई ट्रांजैक्शंस किस लेवल पे बढ़ी है। एंड इट इज सेड कि बाय 2026 $1 ट्रिलियन की यूपीआई में ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। और यूपीआई सिर्फ एक एलिमेंट है। आप पूरे इंडिया स्टैक को लो, आधार है, यूपीआई है, डिजीलॉकर है, कोविन वैक्सीन का पूरा प्लेटफॉर्म आया था, ओपन एपीआई गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज खुद डिजिटलाइज कर रही हैं। दे आर फोर्सिंग पीपल टू बिकम डिजिटलाइज टू मेक थिंग्स मोर एफिशिएंट, एंड इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थर्ड चीज आती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है कि अगर गवर्नमेंट किसी को पैसा देना चाह रही है, किसी कम्युनिटी को पैसा देना चाह रही है टू हेल्प देम टू कम अप, तो उनको डायरेक्टली पैसा जाना चाहिए। ये बहुत फेमस कोट है। 1980s में राजीव गांधी ने बोला था कि भारत में अगर सरकार ₹1 देती है किसी अंडर प्रिविलेज को हेल्प करने के लिए ना, तो आपको पता है उस अंडर प्रिविलेज को मिलता कितना है? 15 पैसे। 85 पैसा, 85% ऑफ दैट अमाउंट लीकेजेस में निकल जाता है। सरकारी बाबू खा जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खा जाएंगे। करप्शन इतनी है, एंड इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज भारत एक इतना बड़ा देश है, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किस किस लेवल पे, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हर जगह लीकेजेस हैं। इन लीकेजेस को तोड़ना, इन लीकेजेस को ठीक करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या सोल्यूशन निकाला? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
डायरेक्टली वो 1 रुपए उस बेनिफिट जो गवर्नमेंट पैसे देना चाहती ना उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। ये कैसे जाएगा? थ्रू जैम्प। जैम्प के अब 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला जनधन योजना। आपको जनधन योजना याद है? जब 0 अकाउंट बैलेंस पे बैंक अकाउंट खोल रहे थे, आईडी प्रूफ की केवाईसी कम करी थी सो दैट लोग बैंक अकाउंट्स खोले। सबके पास बैंक अकाउंट्स आ गए। उसके बाद आधार कार्ड, सबने अपना आधार नंबर बनवाया, मास स्केल में आधार नंबर बनवाया गया। उसके बाद मोबाइल, आजकल सबके पास मोबाइल आ ही रहा है। इसके थ्रू सीधा मोबाइल पे ओटीपी आता है, सीधा जो गवर्नमेंट पैसे देना चाहती है सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में आते हैं। सिर्फ इससे हमारी भारत सरकार ने $27 बिलियन की बचत की है एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इज नाउ फाइनेंशियली इंक्लूसिव, मतलब एक फाइनेंशियल सिस्टम में आ गए हैं। इट इज फैंटास्टिक। और आपको इसका एक और रीजन बता रहा हूं, ये फैंटास्टिक क्यों है? बिकॉज हमें रूरल इंडिया को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ क्यों। बिकॉज अगर ऐसे ही आज के दिन में जो 2 इंडियाज हैं कि अर्बन तो भाई बहुत ज्यादा अर्बनाइज हैं, बहुत ज्यादा टेक सेवी है, आगे बढ़ रहे हैं, और जो रूरल है वो बहुत ज्यादा पीछे है। अगर ये गैप बढ़ता जाएगा, आपको पता है होगा क्या? ये हर डेमोक्रेसी में होता है कि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वोट्स। वो तो वोट ही चाहते हैं। अब अगर रूरल पॉपुलेशन जो मेजोरिटी में है, जो गवर्नमेंट को मेजरली वही सिलेक्ट करते हैं, अगर रूरल पॉपुलेशन इज अनहैप्पी तो गवर्नमेंट्स क्या आएंगी? गवर्नमेंट्स अब ऐसी पॉपअप होने देंगी जो बोलेंगी भाड़ में इकोनॉमिक ग्रोथ, हम आपको बेनिफिट देंगे, हम आपको फ्री भी देंगे, हम आपको सबको फ्री में दे देंगे। तो ये मेजॉरिटी जो अंडर प्रिविलेज है वो उसी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर देगी। और इससे होता क्या है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना वो बाहर शिफ्ट होने लग जाती हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के बाहर शिफ्ट होने लग जाएंगे बिकॉज इंडिया में वैसी पॉलिसीज नहीं आएंगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम इंडिया की एक्चुअली ग्रोथ चाह रहे हैं ना, अर्बन रूरल को दोनों एक साथ ऊपर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक ऐसा हथौड़ा है ना जो एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। और सर इतना ही नहीं है, लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स। ठीक है, इंडिया में जो एलपीजी कंज्यूमर्स थे 2014 के पहले थे 14.52 करोड़ एंड मार्च 2023 के बाद हो गए हैं 31.36 करोड़। इतने ज्यादा एलपीजी के यूज हो गए हैं, इट इज क्रेजी। और सिर्फ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके वजह से हुआ है। इसके बाद आता है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज में सर आप खुद देखोगे, और इफ यू अग्री इन द कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, भाई हाईवेज इतने बढ़िया हो गए हैं। फ्रॉम दिल्ली इफ आई वांट टू ट्रैवल टू लखनऊ बाय रोड में बात कर रहा हूँ, या फिर उदयपुर या फिर चंडीगढ़, मतलब हाईवेज आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इज द वर्ड। और इस गवर्नमेंट ने इसके लिए एक मेजर रोल प्ले किया है। और ये मैं आपको डेटा ही बता रहा हूँ, 2014 के पहले रोड्स बनती थी 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। 2022 तक आने पे रोड्स बनने लग गई हैं एट 29 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। तो रोड्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो कितनी स्पीडी हो गई है और कितने बढ़िया हाईवेज बन रहे हैं वो आप सब अपने आसपास देख चुके हो। उसके बाद आते हैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में। अब रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एसेंशियल बिकॉज रेलवेज भारत का सबसे ह्यूज ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइमली है, इट नीड्स टू बी परफेक्ट। हमारी इकोनॉमी ट्रिपल होने तक का दम रख सकती है अगर रेलवे सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाए, एफिशिएंसीज हट जाए। ये कैसे हटेंगी? रेलवेज शुड बी इलेक्ट्रिफाइड। एज ऑफ नाउ 58,424 रूट किलोमीटर्स आर इलेक्ट्रिफाइड। और आपको पता है क्या, इस फिगर में से 37,011 रूट किलोमीटर्स have been electrified under the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का 63% जो हुआ है ना वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंडर ही हुआ है। और आज की डेट में 90% रेलवेज आर इलेक्ट्रिफाइड। फिर आएगा मेट्रोस। अगेन मेट्रोस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अब 2014 के पहले सिर्फ भारत में 5 सिटीज थी जिसमें मेट्रो थी ऑफ 229 किलोमीटर टोटलिटी में। अब अगर आप देखोगे अप्रैल 2023 में 20 सिटीज में मेट्रो आ चुकी है एंड अ किलोमीटर कवरेज ऑफ 860 किलोमीटर्स। इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, 2014 के पहले इन अ मंथ जो एवरेज मेट्रो रेल्स कंस्ट्रक्ट होती थी वो थी 0.68 किलोमीटर्स, और अब अंडर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एक महीने में 5.6 किलोमीटर के मेट्रो ट्रैक्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। उसके बाद अब अफोर्डेबल हाउसिंग को भी ले लो सर। 2004 टू 2014 8.4 लाख हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया गया था बिफोर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। 2015 के बाद 74 लाख हाउसेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। मतलब द फिगर्स इज क्रेजी। अच्छा अब एक सेकंड, अब देखो यार कमेंट बॉक्स में ना बहुत लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया होगा गोयला अनभक्त है, अनफॉलो, अनसब्सक्राइब। काफी लोग तो डिसलाइक करके सीधा चले गए होंगे अगर मैं मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। बिकॉज आजकल ना बड़ा अजीब सा माहौल सा क्रिएट हो गया है कि अगर आई एम एंटी मोदी तो मैं हर चीज में एंटी मोदी ही हूं, आई एम प्रो मोदी तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रो मोदी ही हूं। एंड वो सबकी आइडेंटिटी बन गई है। मैं आपको ये बोलूं कि उस आइडेंटिटी को तोड़ते हैं, लॉजिकली एनालाइज करते हैं।
क्या ये मोदी गवर्नमेंट परफेक्ट है? बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। इश्यूज बहुत बड़े इश्यूज हैं अनडाउटेडली, बट मेरा किसी भी गवर्नमेंट को जज करने का मेन लेंस क्या है एज ए इन्वेस्टर? इकोनॉमी कितनी ग्रो करी, और मैं आपको वही पॉइंट्स बता रहा हूँ, और ये मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स ही बता रहा हूँ। तो अगर आप उनमें से हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, या आपको लगता है कि आप अंधभक्त कमेंट करने वाले थे अभी, तो आप कमेंट कर दो, फ्रीडम है, आपकी मर्जी है, बट सिर्फ अंधभक्त मत लिखना। मुझे डेटा बताओ, फैक्ट्स बताओ कि व्हाई डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट इज नॉट गुड, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू हैव विद दिस गवर्नमेंट, व्हाई डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प फॉर स्टॉक मार्केट्स टू ग्रो इन द फ्यूचर। मुझे प्लीज बताना, बिकॉज ये भाई गोला कम्युनिटी, हम सब ओपन माइंडेड है, वी वुड लव टू हियर योर ओपिनियन, बट प्लीज बेस योर ओपिनियन ऑन सम फैक्ट्स, सम डेटा, सम लॉजिक। रैंडमली वक्त कमेंट बॉक्स में बकवास करनी है आप कर सकते हो, बट फायदा तो देखो कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, जो इस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सक्सेसफुल प्रूव हुई है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इट इज अमेजिंग। अगर आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी बिफोर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ना बहुत मेजरली सर्विसेज पे डिपेंडेंट थी, आईटी सर्विसेज पे, और आईटी सेक्टर हैज प्लेड अ मेजर रोल इन आवर इकोनॉमीज ग्रोथ। आप देखोगे कि कितनी एम्प्लॉयमेंट तो आईटी सेक्टर्स ने दी है, कितना धंधा आईटी बिजनेस दिया, और आज भी दे रहे हैं, तो सर्विसेज स्टिल प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल। बट इन दिस गवर्नमेंट इतनी सारी पीएलआई स्कीम्स आई हैं, इतने सारे इनिशिएटिव्स आए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर क्यों कर रहे हैं? एंड गोल तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पे हो, और मैन्युफैक्चरिंग हो गई ना, हमारी जॉब एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी। जो मैं रूरल एरियाज की बात करता कि रूरल एरिया को बढ़ाना है, हमें उनको एट पार लाना है, वो तब होगा जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आएंगी, उनको दोस्त नौकरियां मिलेंगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हो भी रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैव बीन प्रूव सक्सेसफुल, ये मैं आपको डेटा से दिखा रहा हूँ। भारत में 2014 के पहले मोबाइल फोन्स कितने बनते थे? मोबाइल फोन्स बनते थे ऑफ 5.8 करोड़ यूनिट्स ऑफ अ टोटल वैल्यू ऑफ 18,900 करोड़ बिफोर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। आफ्टर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, यू विल नॉट बिलीव दिस फिगर, भारत में बनते हैं 31 करोड़ यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, जिनकी वैल्यू है ऑफ 2,75,000 करोड़। इट इज क्रेजी। 97% मोबाइल फोन्स जो भी इंडिया में बिक रहे हैं, जो हम खरीद रहे हैं ना, वो सब इंडिया में लोकली बनाए गए हैं। और इतना ही नहीं, मोबाइल फोन्स को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ऑफ वर्थ ऑफ 90,000 करोड़ इन 2022-23, एंड इट इज एक्सपेक्टेड आने वाले टाइम में ये हो जाएगा ऑफ 1.2 लाख करोड़। वी आर बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और सिर्फ मोबाइल फोन्स में नहीं है, ये दूसरे सेक्टर्स में भी हो रहा है। आप डिफेंस को ले लो, डिफेंस में भारत का एक्सपोर्ट कभी भी ज्यादा अच्छा रहा ही नहीं है, ठीक है। अब 2013-14 में जो हम डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते थे वो था ऑफ 686 करोड़। आपको पता है इन 2022-23 अब हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कितना है? इट इज अपवर्ड्स ऑफ 16,000 करोड़। 23 टाइम्स की ग्रोथ है इसमें। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इतने सारे इनिशिएटिव्स दे रही है डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस कंपनीज को, कि गवर्नमेंट एक्सपेक्टिंग कि हमारा 46% इंक्रीज और होगा इन एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट। इसलिए पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपनी पोर्टफोलियो में रखा है। इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी बट लॉन्ग टर्म रखा है, बिकॉज डिफेंस में आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस कंट्री। उसके बाद आप फार्मेसी वर्ल्ड को भी ले लो, हमारा एक्सपोर्ट इज क्रेजी। उसके बाद आप टॉय इंडस्ट्री को भी ले लो, पहले हमारा टॉय इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट था ऑफ 305 करोड़, अब वो हो गया है ऑफ 1266 करोड़। और मैं आपको सेवरल एग्जांपल्स देता हूं कि कितनी जगह भारत का बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक्सपोर्ट हैज गॉन अप टू अ क्रेजी लेवल। फिर आ जाता है दोस्त स्टार्टअप कल्चर। वी ऑल हैव बीन सीइंग स्टार्टअप्स पॉपिंग अप ऑल द टाइम। हाँ, आजकल स्टार्टअप्स में थोड़ा हाइप कम हो गया है बिकॉज वैल्यूएशंस गेम थोड़ा ब्रेक हो रहा है, बिकॉज इतने सारे शायद इन्वेस्टर अब है नहीं स्टार्टअप इन्वेस्ट करने के लिए, बट ये लहर है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं। बिफोर 2016 भारत में से 442 स्टार्टअप्स थे। स्टार्टअप्स के फिर बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स आई, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को हेल्प करना शुरू किया, पैसे देना शुरू किया, इनको इजी लोन्स देना शुरू किया। और अब भारत में 99,371 स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड, जिसमें से 100 यूनिकॉर्न्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। और ये सारे स्टार्टअप्स को पता है क्या करते हैं? ये ऑलमोस्ट 8,93,000 जॉब्स इन्होंने भारत में प्रोवाइड किया। फिर दोस्त आ जाएगा इन्फ्लेशन। When the Modi government was elected, ठीक है, at that time inflation was record high at 8.33%, 2014 की बात करूं। उसके बाद से आप देखोगे इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गया है, एक प्रॉपर प्राइस ब्रैकेट में रहा है। हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो आई थिंक इन्फ्लेशन 7.7% तक भी चला गया था, बट अब रिसेंटली अक्टूबर 2023 में देखोगे तो अराउंड 4% इन्फ्लेशन आ गया था। तो इट्स हेल्दी, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एक ब्रैकेट में, विच इज गुड। अब अगर आप वीडियो लॉजिकली अभी तक सुन रहे हो ना,
तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा, आप सोच रहे होगे कि गोयला यार ये जो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ है, हाउ कैन यू गिव डायरेक्ट क्रेडिट टू मोदी गवर्नमेंट? बिकॉज जब इकोनॉमी बढ़ती है सिर्फ गवर्नमेंट का फैक्टर थोड़ी होता है यार, बहुत फैक्टर्स होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छा कर रही है, आफ्टर कोविड सबने अच्छा किया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ गई, वो डेमोग्राफिक डिफरेंस अच्छा आ गए, पॉपुलेशन यंग हो गई, तो ये भी बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वाज लकी कि वो इस टाइम पे वो इंडियन इकोनॉमी को देख रहे थे, और इस टाइम पे बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स, चाहे वो बाहर के फैक्टर्स हो या भारत के इंटरनल फैक्टर्स हो, इंडियन इकोनॉमी डिड वेल। और ये बहुत लॉजिकल कंसर्न है, और ये मेरे दिमाग में भी आ चुका है। अब द थिंग इज कि यू राइट, हजारों फैक्टर्स होते हैं जिसके से इकोनॉमी कैन डू वेल और बैड, एंड नॉट नेसेसरीली ऑल ऑफ देम रिलेट टू द गवर्नमेंट। बट अगर मैं इन सब फैक्टर्स को देखने लग जाऊं ना, तो यार महीने महीने निकल जाएंगे, हम कभी इकोनॉमी को एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। ये तो देखो यार, हमें मान के चलना पड़ेगा कि अगर कोई गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसके अंडर कुछ मैक्रोज में कुछ चीज हो गई जिसमें इकोनॉमी को फायदा हो गया, वी विल हैव टू एट्रीब्यूट इट टू दैट गवर्नमेंट इटसेल्फ। आप ये फैक्टर देखिए सर, यहाँ पे आप देखते हो सेंसेक्स डिफरेंट पीएम्स के अंदर किसने रिटर्न दी थी। अब जो मनमोहन सिंह के अंदर रिटर्न आई थी, इफ यू सी 19.6% की रिटर्न, आई कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था। वो तो आईटी बूम चल रहा था इसलिए वो चल गया, यूएस में बूम था इसलिए इंडिया भी ऊपर चढ़ गया, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जो एक पॉइंट में मैं आपसे एग्री कर सकता हूँ कि हाँ शायद इतना गवर्नमेंट का रोल नहीं था उसमें, बट at the same time we will have to attribute it to Dr. मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, अदरवाइज तो यार एनालिसिस और डिबेट का कुछ साला एंड ही नहीं होगा। आप अग्री करो ना मुझसे? अब आता है फाइनल क्वेश्चन कि इलेक्शंस के बाद मार्केट्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, और इसका जवाब बहुत इजी है, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में दे चुका था, परसेप्शन। आपका परसेप्शन क्या है? अब आप जाकर कमेंट बॉक्स में नीचे स्क्रॉल करके देखो, इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव सेड इफ मोदी गवर्नमेंट अगर इलेक्ट नहीं होगी मार्केट्स विल कम डाउन, अगर मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट बॉक्स में लोगों ने बोला है तो लोगों का परसेप्शन आपको समझ आ गया। अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डज नॉट गेट इलेक्टेड ना, मार्केट्स विल डेफिनेटली गो डाउन, बिकॉज शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट बहुत खराब होगा। ये हर बार नहीं होता है। जैसे जो आपको जेफरीज रिपोर्ट आता है जो मैं बता रहा था, उन्होंने क्या कोट किया था कि जब बीजेपी गवर्नमेंट 2004 में हारी थी, मार्केट्स केम डाउन बाय 20%, बट 6 महीने बाद मार्केट्स वर अगेन स्टेबल। जब लोगों को बिलीफ हो गया कि नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट्स केम डाउन टू द सेम लेवल। तो इलेक्शन पे जो इमीडिएट इफेक्ट होता है ना, वो बहुत टेम्परेरी होता है। आई शो यू हियर, यहाँ पर 2004 में आफ्टर 1 मंथ सेंसेक्स रिटर्न्स क्या थी, 12% -12%, फिर 10.4% बढ़ गया। फिर 2022 में आप देखो 22% मार्केट्स, 2009 में आप देखो 22% मार्केट्स वेंट अप, फिर 40% मार्केट्स वेंट अप, फिर 2014 में देखो 5.3%, 70%, 2019 में आप देखो 0.2% और फिर 3.1%। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट्स उस डायरेक्शन में रहेंगे। इलेक्शन कैन कॉज अ स्मॉल जंप, एक परसेप्शन के ऊपर। जैसे इफ यू सी द 2014 राइट, 2014 इलेक्शन में जब ये था कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आएगी, नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी, जब ही वाज लाइक मैसिव क्रेजी पॉपुलर, बिफोर द इलेक्शन इटसेल्फ 2-3 महीने पहले से मार्केट स्टार्ट टू गो अप बिकॉज सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव हो गया। तो अगेन इलेक्शन का रिजल्ट बहुत शॉर्ट टर्म में होता है, बट डेफिनेटली हाँ, if the Narendra Modi government does not get re-elected, there will be a big question mark on stock markets कि आने वाली गवर्नमेंट इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की स्कीम्स को वो बिल्ड करेंगे, बिल्ड नहीं करेंगे, अपोज करेंगे, वो उस पर बहुत मेजरली डिपेंड करने वाला है। सो इस इलेक्शन मैं किस लिए वोट करूंगा ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। देखो, यू शुड नेवर आस्क समवन हु यू वोट फॉर एंड हाउ मच यू अर्न, ठीक है? तो वो गोयला का प्राइवेट है, आप भी किसी को बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में एक हार्ट दे देना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.